नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 2 जुलाई और दिन वीरवार। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। देश में डिजिटल पेमेंट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जून महीने में यूपीआई के जरिए 22 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 23% ज्यादा है। इन ट्रांजैक्शन की कुल रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए रही। वहीं हर दिन औसतन 75 करोड़ से ज्यादा डिजिटल पेमेंट किए गए। इससे साफ है कि देश में यूपीआई अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। महंगाई के बीच कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती कर दी है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलो 200 ग्राम वजन के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या उसे रिन्यू कराने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। आज से पासपोर्ट आवेदन की नई फीस लागू हो गई है। अलग अलग श्रेणियों के पासपोर्ट के लिए शुल्क में बदलाव किया गया है। ऐसे में आवेदन करने से पहले नई फीस जरूर जांच लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने द्वारका में 6 लेन की नई टनल बनाने को मंजूरी दे दी है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से द्वारका, गुरुग्राम और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के मानसून की। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम और ज्यादा आधुनिक होगा। साथ ही ट्रेन संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक व्यवस्था और ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। अगर आप विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन अगले 2 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। यात्रियों को यात्रा से पहले रेलवे की अपडेट जरूर चेक करने की सलाह दी गई है। आज से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा नया कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों को भी अधिसूचित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य मजदूरों को बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता और समय पर उचित मजदूरी सुनिश्चित करना है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन 13.9% की बढ़ोतरी के साथ 1,94,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि टैक्स कलेक्शन में यह बढ़ोतरी देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, बेहतर टैक्स कंप्लायंस और डिजिटल सिस्टम की वजह से हुई है। लगातार मजबूत हो रहा जीएसटी कलेक्शन अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। देश में जीएसटी लागू हुए आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी ने पूरे देश को एक टैक्स सिस्टम से जोड़ने का काम किया है। सरकार के मुताबिक इससे कारोबार करना आसान हुआ है, टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और राज्यों के बीच व्यापार भी पहले के मुकाबले ज्यादा सुगम हुआ है। सरकार ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भी 10 साल पूरे हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए देश भर में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई से जोड़ा गया, जिससे किसानों की खेती पर मौसम की निर्भरता कम हुई और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम योगदान मिला है। डिजिटल इंडिया अभियान के 10 साल पूरे होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने देश में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और लोगों के लिए आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन दस्तावेज और डिजिटल सुविधाओं ने आम नागरिकों की जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को सरकार ने पूरी तरह फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की योजना शुरू की है। सरकार ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी वायरल वीडियो या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।
जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच रही हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह दौरा भारत जापान संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर फ्रांस रवाना हो गई हैं। इस दौरान वह कई वैश्विक बैठकों में हिस्सा लेंगी और फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। दौरे का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करना है। अब बात करते हैं भारत में आ रही बाढ़ के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने हवाई सर्वे किया। दोनों नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी मैकॉन लिमिटेड को केंद्र सरकार ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी को वित्तीय और व्यावसायिक फैसले लेने में पहले से ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की कार्य क्षमता बढ़ेगी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। देश में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक की। उन्होंने समिति से अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि इन सुझावों के आधार पर जनसंख्या से जुड़े मुद्दों का अध्ययन कर भविष्य की नीतियां तैयार की जाएंगी। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने देश के नए चीफ ऑफ इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। यह पद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त सैन्य रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। रक्षा मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव का लाभ देश की रक्षा तैयारियों को मिलेगा। भारतीय वायुसेना में एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। वे वायुसेना की संचालन क्षमता, आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीतियों से जुड़े अहम फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों FAO और WHO ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया के कई हिस्सों में कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में सेवाएं दे रहे भारतीय डॉक्टरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय मेडिकल टीम मानवता की सेवा कर रही है और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दुनिया के सामने मजबूत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि भारत अब तक फिलिस्तीन के लोगों की सहायता के लिए 17 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मदद उपलब्ध करा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं के जरिए फिलिस्तीन के लोगों का लगातार समर्थन करता रहता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 6,970 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 8.1 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल बनाई जाएगी। इस परियोजना से गुरुग्राम IGI एयरपोर्ट, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच सफर आसान होगा और महिपालपुर समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आगे नीट UG उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। जिन्होंने फीस रिफंड के लिए आवेदन किया था, NTA ने बैंक डिटेल अपडेट या सुधार करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। जिन उम्मीदवारों की बैंक जानकारी गलत थी या अपडेट करनी थी, वे अब तय समय सीमा के भीतर सुधार कर सकते हैं ताकि रिफंड की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। वहीं IBPS PO की परीक्षा भर्ती में नया पैटर्न देखने को मिला है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 6,715 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार मेंस परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। पिछले साल ऑब्जेक्टिव टाइप के 145 प्रश्न थे, लेकिन इस बार बढ़ाकर उनकी संख्या 170 कर दी गई है। लेकिन टोटल मार्क्स और परीक्षा का टाइम नहीं बदला है। परीक्षा टोटल 200 मार्क्स की ही होगी और पहले की तरह 160 मिनट का ही टाइम होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आगे एक और नई भर्ती के बारे में जान लेते हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। RBI ने कंसल्टेंट और साइट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के बजाय इंटरव्यू और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देखकर पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं।
देश में बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात में 18 साल तक के सभी स्कूली छात्रों के लिए हेल्थ पासपोर्ट योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत हर छात्र का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे समय समय पर स्वास्थ्य जांच और इलाज का पूरा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। नवरत्न कंपनी रिट्स को करीब 175 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और शेयर 260 रुपए के पार पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसमें 15% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। निवेशकों की नजर अब कंपनी के आने वाले प्रदर्शन पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एक बैठक के दौरान हंगामे का मामला सामने आया है। महुआ का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके दफ्तर और बैठक स्थल के बाहर अंडे और सब्जियां फेंकी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। महुआ ने इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह अब तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा है कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी या चोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो इसकी निष्पक्ष जाँच क्यों नहीं कराई जा रही। इस बयान के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बहस तेज हो गई है। वहीं बिहार की राजनीति में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता अपनी पगड़ी तक नहीं संभाल पाए, वे अब हरे गमछे की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक वैन पंजाब के बठिंडा बीकानेर नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर और विष्णु जाट गैंग के बीच गैंगवार की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दोनों गिरोहों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और दोनों गैंगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी बड़ी वारदात को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कानपुर कबरई सेक्शन के 4 और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नेशनल हाईवे 34 का हिस्सा होगी। इसके बनने से कानपुर, बुंदेलखंड और आसपास के जिलों के बीच सफर तेज होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप जल्द ही मोबाइल नंबर की जगह यूजर नेम से चैट करने का फीचर ला सकता है। हालांकि इस नए फीचर को लेकर भारत सरकार ने कंपनी से जवाब मांगा है। सरकार जानना चाहती है कि इससे यूजर्स की पहचान, सुरक्षा और साइबर अपराधों की जांच पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है। अगर आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूआईडीएआई ने पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हर महीने 50,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। चयनित उम्मीदवारों को आधार और डिजिटल पहचान से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। वहीं एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद प्रभावी होगी। बैंक का मानना है कि राजीव कुमार के लंबे प्रशासनिक अनुभव का फायदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक फैसलों में मिलेगा। इस खबर के बाद बैंकिंग सेक्टर में इस नियुक्ति की काफी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। राज्य सरकार ने वैट में बदलाव के बाद ईंधन के दाम कम किए हैं, जिससे वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा। लंबे समय बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलने से आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भोजपुरी अभिनेता और नवनिर्वाचित एमएलसी पवन सिंह ने शपथ लेने के बाद बिहार में फिल्म सिटी बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी, कलाकारों को रोजगार मिलेगा और शूटिंग के दौरान दूसरे राज्यों पर निर्भरता भी कम होगी। उनके इस बयान की भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है। अयोध्या राम मंदिर के दान से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में नया अपडेट सामने आया है। जांच के बाद एसबीआई से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मामले की जाँच अभी जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरएसएस के हालिया बयान का हवाला देते हुए दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत बताई। वहीं बीजेपी का कहना है कि आतंकवाद खत्म हुए बिना किसी तरह की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता।
बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जिन डीएसपी का नाम एफआईआर में दर्ज है, उन्हें नई पोस्टिंग दे दी गई है। अब उन्हें नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि पोस्टिंग सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 10 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 200 लोग इमारत के अंदर फंस गए। दमकल और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। कई लोग घायल हुए हैं, जबकि आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अगर आप कम सामान लेकर हवाई यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। इंडिगो ने नया लाइट फेयर लॉन्च किया है। इस टिकट में सिर्फ केबिन बैगेज की सुविधा मिलेगी, जबकि चेक इन बैगेज शामिल नहीं होगा। कंपनी का कहना है कि इससे हल्के सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता टिकट और तेज चेक इन की सुविधा मिलेगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से राम राज्य कोष की एक पेटी बरामद हुई। जांच एजेंसियों को वहां एक QR कोड भी मिला है, जिसके जरिए दान लेने की बात सामने आई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की मांग एक बार फिर उठी है। दोनों देशों के 100 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर शांति वार्ता फिर शुरू करने की अपील की है। हालांकि दोनों सरकारों की ओर से इस पत्र पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता नितिन नवीन को सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के पारिवारिक शोक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण को भारत और ईरान के पुराने कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय संपर्क भी जारी है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जुलाई के पहले दिन ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोना करीब 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में भी कीमतें घटी हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ा है। ऐसे में खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अच्छा मौका है। अगर आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।